साथियों, वैसे तो आज का जो वीडियो है ये दिल्ली पुलिस 3 दिसंबर ऑल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सिलेबस आपको पता ही होगा। 20 नंबर का आपका जीएस आएगा और जीएस में 7 से 8 क्वेश्चन, नियर अबाउट 7-8 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के बनते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। उस लिहाज से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि थर्ड शिफ्ट में नहीं, 3 दिसंबर को जो भी एग्ज़ाम हुआ, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम एसएससी जीडी को टारगेट करते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की अगर बात करूं तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। देखिए, कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या हैं, वो सावन हैं, ठीक है, जो हमेशा बरसते हैं। हाँ, बसंत हैं जो हमेशा खिलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, आना ही आना है। ठीक है, जैसे विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ये प्रश्न आना ही आना है। भले ही आपके शिफ्ट में आए, लेकिन किसी और शिफ्ट में आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो पूछा गया था अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। तो अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम, भारतीय मुक्केबाज, अखाड़े की साम्राज्ञी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने 5 विश्व प्रतियोगिताओं को जीता है, 1 ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, तो ये यमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। तो अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाजी से है, शूटिंग से है। ठीक है, और एक चीज और जानते रहिए, अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। ठीक है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, तो इस लिहाज से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो साक्षरता दर की गणना कौन सा मंत्रालय करता है। साक्षरता के ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा के निश्चित तौर बनते हैं। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, कहाँ की कम है, कहाँ की ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बना यहाँ पर, साक्षरता दर की गणना कौन सा मंत्रालय करता है। कौन सा मंत्रालय करेगा, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। ठीक है, देखिए 10 की जनगणना की जो संचालन की जिम्मेदारी होती है वो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय, मतलब जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, उनकी जिम्मेदारी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। चुनाव आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, चुनाव आयोग कैसा निकाय है, ठीक है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, ठीक है, किस अनुच्छेद से संबंध है चुनाव आयोग का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। ठीक है, चुनाव आयोग करता क्या है, काम क्या इसका है, संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी, ये अनुच्छेद 324 कहता है। ठीक है, इस प्रकार चुनाव आयोग क्या है, एक प्रकार से अखिल भारतीय निकाय है। ठीक है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए क्या है, सामान्य है। ठीक, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि चुनाव आयोग जब बना था तो उसमें कितने सदस्य थे इसमें, तो उसमें चुनाव आयोग 1 सदस्य था। ठीक है, तो अब नया क्वेश्चन क्या बनेगा, चुनाव आयोग 3 सदस्य कब बना, तो 1989 में। 1989 चुनाव आयोग क्या हो गया, 3 सदस्य हो गया, बन गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो निम्न में से कौन एक मैंडोलिन वादक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था।
तो देखिए, बांसुरी है, मैंडोलिन है, सितार है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित जो भी कलाकार हैं, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैंडोलिन यू श्रीनिवास, मैंडोलिन से संबंध किसका है? यू श्रीनिवास ऑप्शन में था आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे ज्यादा, देखिए साक्षरता दर की बात हो रही थी, साक्षरता के ऊपर क्वेश्चन फिर से आ गया कि भारत का दूसरा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो वह है मिजोरम। ठीक है, आइए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1 पे केरल काबिज है 94%। ठीक है, केंद्र शासित की अगर बात करूं तो लक्षद्वीप काबिज है 91.85% के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं, राज्य की बात हुई। राज्य में मिजोरम 91.33%। नंबर 3 पे गोवा का नंबर आता है 88.70%। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर बात करें तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित तौर बनेंगे कि फला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, फला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो कृष्णा नागर का संबंध है पैरा बैडमिंटन से है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बता दूं आपको, मैं क्लियर कर दूं कि जो संबंध वाले प्रश्न हैं कि फला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो ज़्यादा लोअर कैटेगरी में मत जाइएगा। ऐसे मतलब चुनिएगा, चुनाव करिए, ऐसे प्लेयर का, ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव करिए जो विशेष हों। जैसे कि ये कृष्णा नागर क्या है? ये टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो क्या है? ये विशेष हैं। ये टोक्यो पैरालंपिक में, ओलंपिक नहीं, टोक्यो पैरालंपिक, तो ये और विशेष हो गया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक तो विशेष ही है, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक जब बात हो गई तो क्या हो गया? ये बात और विशेष हो गई। और उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीत लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया, तो ये बात तो और भी विशेष हो गई। मतलब ऐसे प्रश्नों का चुनाव आप करिए। ठीक है, देखिए मैं कोई विशेष बुक, कोई विशेष चैनल, कोई विशेष कोर्स प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, आप सेल्फ रियलाइज करिए, सेल्फ रियलाइजेशन करके अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर पड़ेगा। ठीक है, इधर उधर भाग करके न जाइए, बस डायरेक्शन जो दिया जाता है, दिशा जो दी जाती है, उस दिशा को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो कृष्णा नागर का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से है, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बे क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं सन स्पॉट। ठीक है, मतलब सूर्य में काला धब्बा, सोलर सन स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सवाना वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सवाना वनस्पति उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं ये। ठीक है, जहाँ पर कई सारे पेड़ और घास पाई जाती है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के खुले जंगलों में सवाना की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो गोपिका वर्मा का संबंध है मोहिनी अट्टम से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन विशेष क्यों है? आपको 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है मोहिनी अट्टम के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2008 भी मिला है मोहिनी अट्टम के लिए। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है जो किसी को नहीं मिला अभी तक, वह है कलाई मामड़ी पुरस्कार 2004, जो कि पाने वाली जो है 2004 का जो पुरस्कार था कलाई मामड़ी, ठीक है, मोहिनी अट्टम के लिए प्राप्त करने वाली ये पहली नर्तकी हैं। ठीक है, इसलिए ये विशेष है क्वेश्चन। ठीक, अगला प्रश्न, संत शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है? घुमा फिरा के क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो संत शंकर देव का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। किस धर्म से है, किस संप्रदाय से इनका संबंध है? तो वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव धर्म से इनका संबंध है। ठीक है, किस शताब्दी में थे? 15वीं शताब्दी में थे। कहाँ के हैं? असम के हैं। ठीक है, क्या थे ये? समाज सुधारक थे, वैष्णव संत थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है। प्रश्न विशेष क्यों है? इसलिए विशेष है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री कह के संबोधित किया था। ठीक है, अभी एमटीएस एग्जाम जो हुआ था, मुझे याद आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि भारत की कौन सी कथक नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नृत्य सामग्री कह करके संबोधित किया था? तो सितारा देवी इसका राइट आंसर है। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें इनके नृत्य को देख करके नृत्य सामग्री कह करके इनको संबोधित किया था, इसलिए क्वेश्चन ये विशेष है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो बजट का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो बजट का संबंध है अनुच्छेद 112 से है। ठीक है, बजट तो अपने आप में ही विशेष है। ठीक है, एक अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे AFS कहते हैं पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिवार नियोजन से दिल्ली पुलिस में इस बार बहुत क्वेश्चन बना है, कई क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, परिवार नियोजन कह लीजिए चाहे पंचवर्षीय योजना कह लीजिए, पंचवर्षीय योजना कहना ज़्यादा बेटर पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो लगभग जान लीजिए इसी प्रकार क्वेश्चन आपके SSC GD में भी बनेंगे। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, और एक विशेष बात जान लीजिए कि भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? ठीक है, तो वो है भारत, 1952। अगला प्रश्न है कि HPCL रिफाइनरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि HSRI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए पका पका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, बार बार पूछा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से है, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव थापर, जोगेश चटर्जी से है, इसलिए क्वेश्चन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ संगठन है, इसलिए इसका संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। कब स्थापना हुई थी? 1928 में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 1000 से ज़्यादा है? देखिए जनसंख्या पका पकाया टॉपिक है, एकदम रटा रटाया टॉपिक है, आना ही आना है क्वेश्चन यहाँ से। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 1000 क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आपको एक एक करके इकट्ठा करना है, सोचना है, समझना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया इसने। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 1000 से ज़्यादा है? तो ऐसे दो राज्य हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल। मतलब ऐसे प्रश्नों का चुनाव कीजिए जो थोड़ा सा यूनिक हो। ठीक है, जैसे कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है। जैसे दिल्ली पुलिस में जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल कहाँ पे निवास करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं इस बार, मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलिए अच्छा डिटेल में बात करते हैं। बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं, 2011 की जनगणना कहती है। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, जहां पे 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जो है 829 व्यक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है केरल का, 860 व्यक्तियों के साथ है, केरल का नंबर है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुआ ये। दक्षिण भारत में अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच ये 4 युद्ध लड़े गए और तब तक लड़ा गया जब तक कि मैसूर का क्या हो गया? एंड नहीं हो गया। ठीक है, पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच में। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो साबरमती आश्रम। ठीक है, डांडी मार्च क्यों फेमस है? क्योंकि इसी के द्वारा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाया बेचा। ठीक है, तो तोड़ा। ठीक है, तो गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। गांधी जी के जो भी आंदोलन हैं, उनकी जो भी पुस्तकें हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, ठीक है, चाहे मील आंदोलन हो,
ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, कुछ भी हो, चाहे डांडी मार्च हो, ठीक है, चाहे पुस्तकें उनकी हो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। देखिए, ये डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम से हुई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बन सकता है कि साबरमती आश्रम से डांडी कितना दूर है? तो 390 किलोमीटर, 240 मील, ठीक है। जिसे उस समय नौसारी कहा जाता था, जो कि गुजरात राज्य में है, उसमें क्या कहते हैं? उसमें नौसारी कहते हैं, ठीक है। 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1955 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। ये क्वेश्चन अपने आप में विशेष क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान का कोई पर्सन मुख्य अतिथि के तौर पे, चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ था, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन विशेष है, महत्वपूर्ण है, ठीक। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है। अनुच्छेद भैया जितने हैं वो तो रट डालिए, अनुच्छेद के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। अनुच्छेद जितने हैं एक लाइन से पूरा देख डालिए, ठीक है। उसमें भी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जैसे यूसीसी है, ठीक है, चर्चा में बना रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 31 की बात करूं। अनुच्छेद 31 क्या है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, अनुच्छेद 31 का संबंध जो है ये पहले क्या था? संपत्ति के अधिकार से संबंध था, जो कि मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा के क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा। इसलिए क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा गया। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? ठीक है, तो अनुच्छेद 32 का संबंध जो है न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाने का हमें अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 32 लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही। क्या? जिले इलाही, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गयासुद्दीन बलबन और गयासुद्दीन तुगलक ये दो नाम हैं मिलते जुलते, इसलिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली संतुलन में वंश का एक सम्राट था। उसने 1265 से 1287 तक शासन किया। बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत ने कई मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया। उन्हें जिले इलाही की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। अब जरा हम बात कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, जो कि 1320 से लेकर 1325 के बीच जिसने शासन किया, ठीक है। वो 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन में बैठा था, ठीक है। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक स्तर पर कौन आता है? ठीक है, तो साइंस से क्वेश्चन तो बनेंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप है साइंस, ठीक है। मैं कहूँगा पहले आप स्टैटिक जीके जो है उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद साइंस पे जाइएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स बाद में रखिएगा, करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बनेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। प्राथमिक उत्पाद कौन कौन से होते हैं? उत्पादक कौन से? समुद्री शैवाल है, पादप, मतलब जितनी भी हरी वनस्पतियाँ हैं वो प्राथमिक क्या हैं? उत्पादक हैं, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? वो सूर्य प्रकाश को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करूं तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, साम्राज्यों के जो शासक हैं, चाहे वो अंतिम हो चाहे पहले हों, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और महत्वपूर्ण बनेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर से आपको ध्यान देना है, ठीक है, ठीक। और उन साम्राज्यों में कुछ ऐसे शासक रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्होंने विशेष काम किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको टारगेट करना है। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, ठीक है, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति सुंगमित्र पुष्य ने की थी, ठीक है। उसने उसके बाद सुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग ने की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आगा खां ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो खेलों के ऊपर ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है, ठीक है।
खेलों संबंधी जो शब्दावलियां हैं, खेलों संबंधी जो पुरस्कार हैं, क्वेश्चन इससे निश्चित तौर पे बनेंगे। आगा खां कब क्या है? भारत की एक राष्ट्रीय हॉकी की प्रतियोगिता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक धर्म एक जात एक ईश्वर किसका कथन है? तो ये नारायण गुरु का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी को इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार गंगा को भारत में प्रवाहित है मतलब भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी प्रवाहित? गंगा को कहते हैं हम ना। इसी प्रकार गोदावरी जो है दक्षिण भारत की क्या है? विशाल प्रवाह क्षेत्र, मतलब 3,13,812 वर्ग किलोमीटर में ये बहती है। दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इनकी एक आत्मकथा है शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। 2011 में प्रकाशित हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ कहाँ का लोक नृत्य है? गोटीपुआ जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है। ये युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जगन्नाथ और कृष्ण का गुणगान करने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के जो है महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। लोक नृत्य के ऊपर स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गौतमीपुत्र किस साम्राज्य का शासक था? गौतमीपुत्र जो है सातवाहन वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सातवाहन राजवंश के 23वें सम्राट थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पिता का नाम शिव स्वाति था, माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने विदेशी शक, यवन, पहलव इन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया और सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म का दक्षिण भारत में रक्षण किया। ठीक है। इसलिए क्या है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। ठीक है। 29 अक्टूबर 2010 को नागोया में जापान में अपनाया गया था और 12 अक्टूबर 2014 को ये लागू हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना था? 1936 में। किस लिए बना था? लुप्तप्राय बंगाल के बाघों की रक्षा के लिए। इसको शुरुआत में हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। तो राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे, वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में निरस्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 इसको आपातकाल में भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद इसको अपनाया गया। ठीक है। नागभट्ट के बारे में क्वेश्चन आया था। नागभट्ट कौन था? ये प्रतिहार राजवंश का राजा था। नागभट्ट प्रथम जो है प्रतिहार राजवंश का राजा था। ठीक है। पुष्यभूति साम्राज्य के हर्षवर्धन के बाद पश्चिमी भारत पर उसका शासन था। उसकी राजधानी कन्नौज थी और उसने सिंध के अरबों को पराजित किया था। ठीक है। मतलब अरबों को अधिकार नहीं करने दिया। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जीडीपी से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। क्या होता है? एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से बनाए गए मूल्य वर्धित का मानक माप है जीडीपी। यह उस उत्पादन से अर्जित आय या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं आयात को छोड़कर पर खर्च की गई कुल राशि को भी मापता है। ठीक है। तो जीडीपी से क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं। जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, इनसे क्वेश्चन जरूर से देख लीजिएगा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई? सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई। ठीक है। एनएम जोशी के द्वारा, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा मुंबई में की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का चुनाव दोबारा हो सकता है, ये किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो ये जो 7वां आपका संवैधानिक संशोधन था 1956 में, उसके द्वारा ये किया गया था। क्या है इसका प्रावधान? इसका प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 156(1) में यह भी व्यवस्था है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। इस तरह राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य में स्थानांतरित कर सकता है अथवा उसी राज्य में फिर से नियुक्त कर सकता है अथवा राष्ट्रपति किसी भी समय उसे पद से हटा सकता है। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में मैंने दिल्ली पुलिस के आए हुए प्रश्नों के आधार पर एसएससी जीडी को कंपेयर करके मैंने आज का वीडियो प्रिपेयर किया था। आगे आने वाले जो वीडियो मेरे होंगे वो एसएससी जीडी पर आधारित होंगे, एसएससी जीडी की तैयारी पे आधारित होंगे। ठीक है, अलग अलग करके वीडियो आएंगे, हिंदी के ऊपर, मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, ठीक है, जीके जीएस के ऊपर। ठीक है,
जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियो प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाता रहूँगा। आपका सहयोग अपेक्षित है। सहयोग अगर आप करेंगे तो आगे मैं चल पाऊँगा, सहयोग अगर नहीं करेंगे तो कैसे चल पाऊँगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपका, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दिक्कत है, क्या कमियां हैं, आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसको लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।